अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 2022 ख़त्म होने वाला है और 2023 शुरू होने वाला है। अगरचे कि एक हफ़्ता बाकी है। एक आखिरी हफ्ते में मैं सोच रहा था कि 2022 में जो मुसलमानों की हालत थी उस पर बात करूँगा। तो इसीलिए 2023 की, चूँकि नया साल शुरू होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि 2023 कुछ अच्छा नहीं रहेगा पूरी दुनिया के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ये बात भी आ रही है कि 2023 में काफ़ी ज़्यादा परेशानी, मुसीबत, ऐसी पेशन गोई की जा रही है। लेकिन ये पेशन गोई हो या ख़यास हो, ये इसलिए भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधा हिंदुस्तान या आधे हिंदुस्तान की रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, ये 3 रियासतें मार्च में हैं। उसके बाद कर्नाटका की तो इलेक्शन की जो गूंज है वो आहिस्ता आहिस्ता अखबारात में भी आ रही है। उसके बाद आखिरी साल के आखिरी में 2023 में सितंबर से दिसंबर तक तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिज़ोरम है, इनमें इलेक्शन होने वाले हैं। एक और ख़यास ये भी चल रहा है, दिल्ली के अखबारी या सहाफ़ती गोशों में ये बात भी आ रही है कि हो सकता है कि 2023 के आखिरी में, चूँकि 2024 में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसको 3 महीने के लिए या 100 दिन के लिए प्रीपोन करके हो सकता है कि 2023 में इन रियासतों में तेलंगाना, राजस्थान के साथ जनरल इलेक्शंस भी आ जाएंगे। जो लोकसभा के इलेक्शन जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है कि दिसंबर 2023 में उसको भी अगर प्रीपोन किया जाता है तो ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान की तरफ से वन इंडिया वन इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आई थी उसके तरफ पेशकदमी हो सकती है। वन इंडिया वन इलेक्शन, ठीक है, यकीनन अच्छी चीज़ है। अच्छी जो चीज़ नहीं है, रियासतों के सतह पर ये चीज़ ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो स्टेट के मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उसको एक सर नज़रअंदाज करके वन इंडिया वन इलेक्शन, चूँकि पार्लियामेंट की बात आती है तो कौमी नज़रिए पे इलेक्शन हो सकता है। तो ये रियासतों के लिए ख़राब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वन इंडिया वन इलेक्शन कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर जो बला आती है उससे एक नजात बन सकती है। तो जो होता है वो तो आगे चल के ही वक्त बताएगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि वन इंडिया वन इलेक्शन अगर हो जाता है एक साल में, अगर पूरे हिंदुस्तान की रियासतों का अगर इलेक्शन होता है तो उससे एक फ़ायदा मुसलमानों का क्या हो सकता है, वो ये है कि हर साल चूँकि इलेक्शन कहीं ना कहीं होते रहते हैं और इलेक्शन का होना मुसलमानों के लिए हर किस्म से कहीं ना कहीं मुसीबत ज़्यादा बनता जा रहा है। चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो, या कहीं बुलडोज़र चला रहे हैं वोट की खातिर, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात निकाल दे रहे हैं वोट लेने की खातिर, या ट्रिपल तलाक का मसला है, वैसा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं तरीके से मुसलमानों को उलझा के रखना या मुसलमानों पे मुसीबत के पहाड़ तोड़ने की एक कोशिश होती जा रही है। तो अगर एक ही साल में इलेक्शन हो जाता है तो 4 साल फिर किसी के पास कोई जवाज़ ही नहीं रहेगा कि मुसलमानों को कहीं दहशतगर्दी के नाम पे, कहीं गोश्त के नाम पे, कहीं खाने के नाम पे किसी ना किसी तरीके से परेशान करने का। तो शायद हो सकता है कि वन इंडिया वन नेशन या वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है उसमें हमें एक किस्म से नजात मिल सकती है। मिनी इलेक्शन है 2023 में, चूँकि 10 रियासतों के इलेक्शन है, हो सकता है कि ये साल माशी तौर पे अपनी जगह है, मंदी अपनी जगह है, सुस्त रवि अपनी जगह है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मसला अपनी जगह है, लेकिन चूँकि 10 रियासतों में इलेक्शन हो रहा है तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हमें होशियार होकर एहतियात के साथ, अक़ल के साथ काम करना ज़रूरी है। क्योंकि यात्रा भी निकलेगी, रैली भी निकलेगी, तोहमतें भी लगेंगी, स्टिंग ऑपरेशंस भी हो सकती है, रेड भी हो सकता है, ईडी हो सकता, आईटी हो सकता, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये सब एक साल में 2023 में देखने को मिलेगा। मगर बस एक ही ये है कि बला हम पे ना टूटे, इससे बचने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें एहतियात के साथ, एतदाल पसंदी के साथ हर कदम को फूंक कर आगे बढ़ना है। कहीं हमें एक भी
जगह या गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए जिससा कि गैर फ़ायदा उठा के उससे हमें और मुसीबत में डाल सकते हैं। वैसे हिंदुस्तान के मसाइल कुछ कम नहीं हैं। इफ़रात ज़र का मामला है, बेरोज़गारी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, खाने पीने अच्छी ग़िज़ा का मामला है, या पीने का जो पानी होता है उसका मसला है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, हाउसिंग का मसला है। वैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर तीर जो है या निशाना जो है फिर मुसलमान बन सकते हैं 2023 में। तो एहतियात से काम लेना हमारा एक नज़्म-उल-ऐन बना लेना चाहिए कि हम एहतियात से काम लेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ, वरना उकसा के हमें फ़ायदा उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश होगी। वैसे हिंदुस्तान के मसाइल में किसानों की परेशानी बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों के साथ साथ किसान भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, मगर इससे ज़्यादा परेशान जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो बेरोज़गार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको उसकी बेरोज़गारी को देखकर या नौजवानों की बेरोज़गारी को देखकर उनके वालिदैन अम्मा बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बेरोज़गारी का मसला अगर देखेंगे तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान भर में जो अभी पार्लियामेंट से जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसमें ये कहा गया है कि 11 करोड़ डिग्री होल्डर्स, मतलब तालीम याफ्ता डिग्री रखने वाले बेरोज़गार आज नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसे 27 करोड़ लोग भी हैं जो अगर उनके पास डिग्री नहीं है, कुछ कम तालीम याफ्ता होंगे, कुछ गैर तालीम याफ्ता होंगे, वो लोग भी इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं। तो 11 करोड़ तालीम याफ्ता हैं और 27 करोड़ डिग्री से कम पढ़े लिखे या गैर तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो आज भी नौकरी की तलाश में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मगर इन फिगर्स को 11 करोड़ और 27 करोड़ के उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसको जो मिलाने की बात है उसमें ये कहूँगा कि 2019 में जब इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी जो इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त 2019 में ये कहा गया था कि 91 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हिंदुस्तान में वोट डालने के काबिल हैं और 91 करोड़ में जो बीजेपी को वोट मिले थे वो तकरीबन 23 करोड़ के करीब वोट मिले थे, या बल्कि एग्जैक्ट फिगर अगर बोलेंगे तो 22.9 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी को जो सीट मिले थे वो 303 सीट मिले थे। मगर आज अगर देखेंगे तो जो 22 करोड़ वोट तो बीजेपी को मिले थे, लेकिन 38 करोड़ के करीब बेरोज़गार नौजवान या बेरोज़गार हिंदुस्तानी नौकरी की तलाश में आज इधर उधर भटक रहे हैं। और इन बेरोज़गारों की तादाद में भी अगर देखेंगे तो 2 करोड़ के करीब लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है जो आज बेरोज़गार हैं या रोज़गार के लिए बेचैन हैं। गुजरात में कामयाबी मिलने की काफ़ी खुशी बीजेपी मना रही है, लेकिन ये खुशी ऐसी है कि कभी खुशी कभी गम। इसलिए ये कह रहा हूँ मैं कि एक तरफ बेरोज़गारी का मसला है तो दूसरी तरफ ये है कि कई ख़वातीन ने गुजरात में वोट डालने से एहतियात किया। इसीलिए शायद हो सकता है इसलिए कि सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, दाल चावल की कीमत बढ़ गई है, आलू भिंडी की कीमत बढ़ गई है और बैगन तो खैर अपनी जगह है। तो आप हैदराबाद में बैगन बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हर चीज़ की कीमत बढ़ने से या घर गृहस्थी के जो सामान होते हैं उनकी कीमत बढ़ने की वजह से शायद ख़वातीन गुजरात में वोट डालने के लिए कम बाहर ही निकले हैं। लेकिन अभी तक जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोल के या डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी जो बीजेपी फिलवक़्त अपनाई हुई है, उसको लेकर काफ़ी हद तक लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाकर वोट बटोरने की जो कोशिश थी, गुजरात में ख़वातीन की कम तादाद मैं समझता हूँ कि इस बात का इशारा देती है कि लोग अब अपने जेब को भी टटोलने लगे हैं। इलेक्शन का साल है 2023, छोटे छोटे ख़ास तौर पे कर्नाटका में इलेक्शन होने पे हर एतबार से कर्नाटका को भी एक लेबॉरेटरी के तौर पे, साउथ इंडिया की लेबॉरेटरी के तौर पे इस्तेमाल करने की बीजेपी की बहुत ज़्यादा कोशिश है, या बल्कि ये कहूँगा कि नापाक कोशिश उनकी लगी हुई है कर्नाटका में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू को लेकर
या मजहबी और कोई इशू को लेकर मैं समझता हूँ कि हर वक्त इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं मुसलमान की वजह से ही जो भी बुरा हो रहा है हिंदुस्तान में वो मुसलमान की वजह से हो रहा है, ये बताने की एक कोशिश है फिर से वोट बटोरने के लिए। लेकिन ख़वातीन का ना निकलना, अगर यही चीज़ ख़वातीन मुखालिफ बीजेपी वोट डालती है कर्नाटका में, तो फिर साउथ इंडिया से तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जा सकता है। कोविड ख़त्म हो गया है, कोविड के बाद के जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स या साइंटिस्ट का कहना यह है कि और ज़्यादा डेडली इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कोविड का नाम नहीं होगा, लेकिन कोई और डेडली इन्फेक्शंस दुनिया भर में आ सकते हैं। और दुनिया भर की जो मईशत है वो ये का अंदाज़ा लगाया जाता है कि 100 ट्रिलियन डॉलर की मईशत पूरी दुनिया की है, जिसमें 60% हिस्सा यूएसए, चाइना और यूरोप का होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन के आसार दिख रहे हैं। जर्मनी और यूके भी कोई पीछे नहीं है, उनके ऊपर भी काले बादल मंडला रहे हैं। चाइना में स्लो डाउन आया है और WTO ने कहा है कि 1% ग्रोथ वर्ल्ड इकोनॉमी की कम हो सकती है। अब चाइना की जब बात आई तो हिंदुस्तान की सरहद फिलवक़्त चाइना से गैर महफूज है, लेकिन मोदी सरकार दाखिली मसाइल पे या हिंदुस्तान के अंदर के जो हालात हैं उसको हिंदू मुस्लिम में उलझा कर इतना तफरक़ा डालने की कोशिश की है कि सरहद पर हमारी सरहदें, आज हिंदुस्तान की सरहदें महफूज नहीं हैं। और चाइना, मैं समझता हूँ कि इस साल 2023 में बजाय ताइवान के तरफ रुख करने के हिंदुस्तान की सरहद पे बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हर एतबार से उलझा के रखने को हिंदुस्तान को। अगरचे के वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने चाइना को सरहद पर मुँह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात कुछ और ही हैं जो छुपाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट को भी गुमराह किया जा रहा है, अरकान पार्लियामेंट को भी गुमराह किया जा रहा है और मासूम हिंदुस्तानियों को भी गुमराह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि माँ बाप हर वक्त अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन में दाखिल करने का मशवरा देते हैं या ये चीज़ अपनाने की या इस प्रोफेशन को अपनाने की सलाह व मशवरा करते हैं। लेकिन अब अगर देखा गया तो हिंदुस्तान भर में एक सर्वे हुआ है जिसमें कहा गया है कि माँ बाप अपनी नौकरी में अपनी औलाद को आने का मशवरा नहीं दे रहे हैं। अगरचे ये तादाद जो बताई गई है कि हिंदुस्तान में 60% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी नौकरी खुद तलाश करने के लिए आज़ादी दे दिए हैं, जबकि पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि 46% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को दूसरी नौकरी पे या अपने पसंद की नौकरी तलाश करने का मशवरा देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 60% है ये। और जो फ़िक्र की बात है, जो ताज्जुब की बात है, जो परेशान कुन बात है, वो हिंदुस्तान में ये है कि अब आजकल 52% लोग या 58% जेन जी जिसे कहते हैं, जो 1997 से 2012 के बीच में जिसकी पैदाइश हुई है, 58% इनकी तादाद है। और जेन एक्स जो उमूमन 1965 से 85 के बीच में पैदा होने वालों को जेन एक्स कहा जाता है, उनकी 33% ये लोग और 36% मिलीनियल्स जिसे कहते हैं जो 81 से 96 के बीच में पैदा हुए हैं, वो कोई काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ये कोविड की वजह से है या 2 साल के लॉकडाउन की वजह से है, इस बात का तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर जेन जी 58%, जेन एक्स अगर 33% और मिलीनियल जो है 36%, ये लोग अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा? आगे चल के और संगीन हालात होने वाले हैं और नौजवान अगर काम करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखता है तो फिर मुल्क और कौम या किसी एक फ़िरक़े के लिए या किसी एक मज़हब के मानने के लिए ये एक परेशान कुन बात है, जिसे नज़रअंदाज करके हमें अपने रास्ते को या अपनी नज़र को अपनी मंजिल पे टिकाए रखना है
और मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है, तो ताकि हम खुद तरक्की कर सकते हैं, हमारी कौम तरक्की कर सकती है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ इस प्रोग्राम को इस वक्त ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जो 2022 गुजरा है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ताल्लुक़ से, उस पर बात करने की आइंदा हफ्ते कोशिश करूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।